Hello everyone, this is my lecture number 13th for the class 10 plus 2 physics, and today I am going to discuss some important numericals based upon electrostatic flux. Okay, in this lecture I have 3 sessions. The very first session consists of 4 numericals, and in the last 2 sessions we have 1 numerical each, and these numericals are very important from the examination point of view and the competition point of view. तो ओपन योर नोटबुक एंड नोट डाउन दीज न्यूमेरिकल्स। एक चीज़ आपको साथ में शेयर करूंगा कि इन न्यूमेरिकल्स के करने से पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स करने से पहले इसके जो रिजल्ट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के, वो ज़रूर आप देखें। वो जो वीडियो लेक्चर आपको पहले करवाए गए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के, उसको आप दोबारा देखें और उनके रिजल्ट्स आप याद करके फिर इन न्यूमेरिकल्स को करें। अगर वो रिजल्ट याद हैं आपको तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो रिजल्ट्स आपको याद नहीं हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि उस वीडियो को दोबारा देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के जो रिजल्ट्स हैं उनको याद रखें और तब ये आप वीडियो देखें। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13th, numerical part for the electrostatic flux. तो very first numerical is, note down, देखें आप, 2 चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ध्यान दें आप। 2 चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड q आर लोकेटेड एट A0 एंड 4A0। ओके, 2 चार्जेज हैं यहाँ पे, देखें आप। Two charges of magnitude -2q and q are located at A0। तो ये मान लीजिए ओरिजिन है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस 2a है, ये डिस्टेंस आपकी 3a है और ये डिस्टेंस आपकी 4a। ओके, ये चलता रहेगा आपका ये डिस्टेंस। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। 2 चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड q आर लोकेटेड एट A0, यानी कि -2q कहाँ पे है? A पे। एक्स एक्सिस के लोगे सारा का सारा A पर, तो A पर जो चार्ज है वो -2q है। ओके, एंड q कहाँ पर है? 4A पर। -2q तो कहाँ पर बेटा? A पर, और q कहाँ पर है? 4A पर। तो 4A पे जो चार्ज है वो कौन सा है? q चार्ज है। ओके, रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्या निकालना है? फाई निकालना है। यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई आपको निकालना है। ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3a, आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है वो रेडियस 3a तक निकालना है। कहाँ तक निकालना है? रेडियस 3a तक निकालना है, विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। सेंटर कहाँ पर है उसका? ओरिजिन पर। तो 3a, ये देखें आप, तो 3a के ऊपर एक लाइन खींच दें, ओरिजिन ये हो जाएगा। तो एक स्फेरिकल शेप आपको बनानी है। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ तक निकालना है? आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है 3a तक निकालना है आपको। और आपको सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होता है क्लोज सरफेस के अलोंग। किसके अलोंग होता है? क्लोज सरफेस के अलोंग होता है। और क्लोज सरफेस के अलोंग जो चार्ज है आपके पास वो कितना है? -2q है। ये आउटर सरफेस पे चार्ज है, इस स्फेरिकल सरफेस के आउटर है। स्फेरिकल सरफेस कहां तक बनाना है आपको? क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि स्फेरिकल सरफेस आपको बनाना है 3a तक, यानी कि 3a के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी चार्ज हैं वहां तक का आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। हालांकि जो लाइन दिखाई गई है वो दिखाई गई है 4a तक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक चार्ज तो रखा गया a पर और दूसरा चार्ज रखा गया है कहां पर? 4a पर। लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है 3a तक निकालना है। तो 3a तक जो चार्ज है हमारे पास सिर्फ कितना है? -2q। कैसे कर निकालेंगे इसको? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? q/ε0। ओके, और इस स्फीयर के अंदर, इस रीजन के अंदर जो चार्ज हमारे पास वो कितना है? -2q। तो q के स्थान पर क्या आ जाएगा आपके पास? -2q/ε0। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, इस रीजन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको दोबारा नोट करें, देखें 1 मिनट के लिए, फिर देखें दोबारा। 2 चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड q आर लोकेटेड एट A0 4A0, यानी कि -2q तो A पर है और q 4a पर है।
-2 क्यू तो ए पर है और क्यू 4a पर है, ए की लाइन केवल होंगे, एक्स एक्सिस के होंगे, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन a 2a 3a 4a। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या निकालना है आपको, फाई निकालना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई निकालना है आपको, ड्यू टू दीज चार्जेस, लेकिन थ्रू ए स्पीयर ऑफ रेडियस 3a, कहां तक, जिस स्पीयर का रेडियस 3a हो वहां तक निकालना है, और इनक्लोज सरफेस आपका 3a तक है, और 3a तक जो चार्ज है वो कितना है, -2q, तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, q/ε0, और q कौन सा लोगे आप, -2q लोगे। अगर ज्यादा करना हो तो इस रिजल्ट को आप लिख सकते हो इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, 2q/ε0। ओके बेटा, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्या होगा, 2q/ε0। तो ये आपका पहला आंसर था, पहला क्वेश्चन था, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, साथ साथ नोट करें न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स की जो स्टेटमेंट है, अगर नोट करने में दिक्कत हो रही है तो स्क्रीनशॉट लें आप इसका, या फिर वीडियो को पॉज करें, वहाँ से आप न्यूमेरिकल को कॉपी कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखें सेकंड न्यूमेरिकल, ये देखें आप सेकंड, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज 5i + 4j - 4k इंटू 10⁵ ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई आपको निकालना है, फाई, और फाई आपको पता है क्या होता है, E.ds, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और एरिया दिया हुआ है, साफ देखिए, ओवर एन एरिया ऑफ, ये एरिया दिया हुआ है, ds दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ds, पढ़े एक मिनट के लिए, 2i - j, साथ साथ नोट करें बेटा इसको, 2i - j इंटू 10⁻²। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एरिया वेक्टर गिवन है, तो सीधी सी बात है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा आपके पास, E.ds, डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा। 11th के रिजल्ट आपको याद करने पड़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट्स में क्या रूल होते थे, याद हो आपको, I.I1, J.J1, K.K1, और जो डिफरेंट नेचर के थे, I.J, J.K, K.I, वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो सेम नेचर के तो 1 होंगे, और जो डिफरेंट नेचर है उसके क्या होंगे, 0 होंगे। तो आप यहाँ से इसको आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर निकाल सकते हो। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप इसका, E की वैल्यू क्या है, पुट करें आप, 5i + 4j - 4k, ओके बेटा, डॉट, ये बाद में लिखेंगे, डॉट लगाएं, ds क्या है, 2i - j इंटू, ये 10⁻² है, ये 10⁵ है, क्या बचेगा, 10⁻³ बचेगा। ओके, अब सॉल्व करें इसको। I.I कितना होता है, 1, तो 5 2 जा 10, आगे आए। J.J भी कितना होता है, 1, तो 4 1 जा 4, 10 - 4। I को I से मल्टीप्लाई करेंगे, J को J से मल्टीप्लाई करेंगे, K को K से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी तो सारे 0 हो जाएंगे। अगर I को J से करोगे मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। तो I.I1, J.J1, K.K1, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो बाकियों की जरूरत नहीं लिखने की। तो K, यहाँ पर K है ही नहीं, तो K की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि K इस तरफ तो है नहीं K। तो 10 - 4 इंटू 10⁻3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻3। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपके पास वो क्या आएगा, 6 इंटू 10⁻3। इसकी यूनिट आप लिख सकते हो Nm²/कूलम। ओके, तो ये था आपका सेकंड न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी, एरिया गिवन था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एरिया गिवन है, तो यहाँ से हम डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो जैसे हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। और इसका आंसर मैंने साथ साथ लिखा हुआ है, हालांकि फिर भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो 6 इंटू 10⁻3 Nm²/कूलम। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ध्यान रखें, अगर चार्ज गिवन है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q/ε0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया गिवन है
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, E डॉट डी एस गिवन होगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सा पैरामीटर गिवन है, उसी के हिसाब से आप क्या लगाओगे, उसका फॉर्मूला लगाओगे। और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो रिजल्ट्स हैं एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वो दोबारा रिवाइज करें और उसके बाद इन न्यूमेरिकल्स को आप देखें, क्योंकि बिना रिजल्ट्स के न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं आएंगे समझ में। तो एक बार फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो वीडियो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का उसको आप जरूर वॉच करें, जरूर देखें इसको। अब देखें थर्ड न्यूमेरिकल हम करेंगे यहाँ पे। ये जो आपका फर्स्ट सेशन चला हुआ है न्यूमेरिकल्स का, इसके अंदर हमारे 4 न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी जो 2 सेशन जाएंगे उसमें एक एक न्यूमेरिकल होगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वो। थर्ड देखिए न्यूमेरिकल, एक मिनट के लिए। थर्ड को हम ऊपर की तरफ करेंगे यहाँ पे। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस। देखिए न्यूमेरिकल्स करने का तरीका क्या होता है कि जो जो पैरामीटर गिवन है आप उनको लिखते रहें और क्या निकालना है वो भी लिखें। 90% अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा कि क्या फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल्स को पढ़ते रहें और साथ साथ जो पैरामीटर्स गिवन है उनको लिखते रहें साथ साथ, ताकि आपको इजीली एस्टिमेट हो जाए कि हम क्या चीज़ निकालने जा रहे हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी वो। तो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, देखिए आर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आगे चलने से पहले जो पैरामीटर्स गिवन उनको लिखते रहें आप। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज इस चार्ज ऑफ दिस, चार्ज दिया हुआ है क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कोलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। पूरे सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो चार्ज है वो पूरे सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। गॉस थ्योरम की बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो उस टॉपिक के ऊपर ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आर क्या है उसका रेडियस, और ये चार्ज है सरफेस के ऊपर। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इनसाइड द स्फीयर। ओके बेटा, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर निकालनी है आपको। तो तीसरा है 80.18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है 18 सेंटीमीटर पे निकालनी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये है आपके पास 18 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो P पर भी निकालनी है आपको, जो कि 18 सेंटीमीटर पे है। तो 3 रिजल्ट्स आपके पास यहाँ पर हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स का वो याद आ गया होगा, आपने जो पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, और वहाँ पर हमने 3 केस डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तो पहला इन्होंने जो पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इनसाइड क्या होगी। सभी को पता है इनसाइड कोई चार्ज तो है नहीं, अगर इनसाइड चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। तो पहला रिजल्ट आपके सामने है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल बिकम्स 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि वी हैव नो चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल। अगर स्फेरिकल सेल के इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड 0 होगी। ओके बेटा, अब सेकंड देखें आप, आउटसाइड निकालनी है। आउटसाइड तो इसका मतलब कहां पर है, सरफेस पे होगी या फिर ये आउटसाइड होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में आउटसाइड, इससे भी आउटसाइड, सरफेस से भी आउटसाइड दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आउटसाइड होगा वो क्या काउंट होगा, सरफेस पे काउंट होगा, क्योंकि अलग जो आपके पास जो पैरामीटर दे रखे हैं 18 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्ट तो आउटसाइड वही है 18 सेंटीमीटर, ये तो सरफेस पे है। तो लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग चीजें दे रखी हैं, आउटसाइड और 18 सेंटीमीटर। तो जो आउटसाइड है वो इक्विवेलेंट मानी जाएगी किसके, सरफेस के इक्विवेलेंट मानी जाएगी। तो वो क्या होगी बताइए, Q/4πε0 क्या होगा, स्मॉल r स्क्वायर। Q की वैल्यू गिवन है आपको 1.6 10⁻⁻7, 1/4π की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9, और डिस्टेंस का स्क्वायर 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो 10⁻2 हो जाएगा इंटू 2। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो जस्ट आउटसाइड का मतलब ऑलमोस्ट सरफेस पे है। तो जस्ट आउट लिखा हुआ देखिए इधर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। तो जस्ट आउटसाइड द स्फीयर बेसिकली कहाँ पर काउंट होगा, सरफेस पे काउंट होगा, और सरफेस तक का जो रेडियस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, Q/4πε0r²। Q की वैल्यू पता है, 1/4π की वैल्यू पता है, और रेडियस की वैल्यू पता है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये नीचे आंसर लिखा हुआ है 10⁵ इसको आप
आप सोल्व कर लें आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर 5। और इसका जो लास्ट पार्ट है इसका सुने, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पर, यानी कि लिखा हुआ है साहब 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर से 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर। तो चीज़ें वही हैं सारी की सारी। तो यहाँ भी वही लगेगा फॉर्मूला आपका Q/4πε0 आर स्क्वायर। डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका आर होगा वो कितना होगा 18 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर 3 केस हमने डिस्कस किए, इसका रिजल्ट आप यहाँ से नोट कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 4.4 × 10 की पावर 4। सारे पैरामीटर आपके पास गिवन है, चार्ज का पता है 1/4 का पता है, आर कितना होगा आपकी बार 18 होगा। तो 3 केस हमने यहाँ पर डिस्कस किए, कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ओके, दूसरी जस्ट आउटसाइड मींस सरफेस, और तीसरा एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो तीनों केसेस के रिजल्ट आपने कर लिए हैं। कोई क्लियरिटी नहीं हो आपको तो इस वीडियो को दोबारा देखें, ये आपको दोबारा फिर से समझ में आ जाएगा। और फर्स्ट सेशन का जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसको देखें। अब आप न्यूमेरिकल्स जरूर करें बेटा, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आता है वो न्यूमेरिकल से ही आता है। न्यूमेरिकल्स हैं, कंसेप्चुअल्स हैं, जो बेसिक डिटेल्स हैं, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस हैं, वो बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के लिए। थ्योरी तो कोई भी कर लेगा, लेकिन अगर आपको और बच्चों से आगे निकलना है तो आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स पे, कॉन्सेप्चुअल्स पे। वहाँ पे आपकी ज़रूरत है, वहाँ पर अगर आप आगे निकलते हो तो और बच्चों से आप ज़रूर आगे निकलोगे, जो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए लास्ट न्यूमेरिकल है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, फर्स्ट सेशन का लास्ट न्यूमेरिकल है। और ये न्यूमेरिकल आपको याद हो कि जो लास्ट एप्लीकेशन थी गॉस थ्योरम की, लास्ट एप्लीकेशन क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज्ड थिन पैरेलल शीट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज्ड थिन पैरेलल शीट, याद हो आपको, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती है। इसके लेफ्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो 0 थी, और इसके राइट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी 0 थी, और बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी याद हो आपको, बीच में वो क्या थी, σ/ε0। तो ये रिजल्ट्स बेटा बहुत मैटर करते हैं। अगर रिजल्ट्स आपको याद है तो न्यूमेरिकल 1 मिनट का भी नहीं है। आप इस न्यूमेरिकल को देखते हो, बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, देखते ही छोड़ देते हो, पता नहीं क्या दे दिया। अगर आप इस न्यूमेरिकल को पढ़ोगे तो 1 मिनट का न्यूमेरिकल भी नहीं है। अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो न्यूमेरिकल तो 1 सेकंड का भी नहीं है, ध्यान रखें आप। तो देखिए 1 मिनट के लिए, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स, 2 है आपके पास ए और बी, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, दोनों आपस में पैरेलल हैं और एक दूसरे के क्लोज हैं। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइंस। इनर फेसेस पे सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है वो अपोजिट साइन की है, यानी कि जो सरफेस पे चार्ज है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपोजिट साइन का है, यानी कि एक पर चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरे पर चार्ज नेगेटिव है। और वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है वो कितनी गिवन है, 17 × 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये गिवन है आपके पास। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, सिग्मा गिवन है, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट। सीधी सी बात है, जरूरत ही नहीं सोल्व करने की। हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट फेस पे क्या होगी, 0 होगी। तो ये सोल्व करने की जरूरत ही नहीं आपको, ठीक है, कोई जरूरत नहीं इसके सॉल्यूशन की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट फेस पे क्या होगी, 0 होगी। दूसरा क्या कहता है कि राइट फेस पे, ये भी पता है हमें, मैथमेटिकल रिजल्ट्स हमें कहते हैं कि राइट फेस हो या लेफ्ट फेस हो, दोनों फेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। तो इसके सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं होगी। और जहाँ तक बात है इन बिटवीन द प्लेट्स, पता है आपको, इन बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, σ/ε0। सिग्मा गिवन है, ε0 का पता है आपको, सिग्मा क्या गिवन है बताइए, 17 × 10⁻22, और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻11। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा, इसको आप नोट करें, यानी कि 1.92 × 10⁻10। ओके, तो यहाँ से आप इस आंसर को निकाल सकते हो। लास्ट में लिखा करें यूनिट, यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी है। हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, अगर हम निकाल रहे हैं फोर्स तो न्यूटन आ जाएगा। तो जो भी आप पैरामीटर निकाल रहे हो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप निकाल रहे हो, उसकी यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी होती है लास्ट में। तो यहाँ से जो लेफ्ट फेस की इलेक्ट्रिक फील्ड 0,
राइट फेज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0, और जो आपका इन बिटवीन द प्लेट्स है हम जानते हैं कि वैल्यू क्या होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का पता है, एप्सिलॉन नॉट का पता है, इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये था आज का फर्स्ट सेशन। जल्दी ही मैं मिलता हूँ आपसे सेकंड सेशन के लिए। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ जल्दी ही आपके पास आऊँगा। तो सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। Welcome once again students for the next session, and in this session I have only one numerical and that is the most important one, the numerical number 5th for all of you। देखें एक मिनट के लिए, और ये न्यूमेरिकल क्या कहता है, एक एक चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए एक मिनट के लिए, एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉइंट न्यूक्लियस। पहले जो एटम मॉडल होते थे उनकी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये मान लीजिए आपका ये ओरिजिन है, और इस पे जो चार्ज है कितना है Zd, यानी कि न्यूक्लियस का पता है आपको चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और उस पॉजिटिव चार्ज को मैं लिख रहा हूँ बेटा Q1 से, और Q1 किसके बराबर है आपका Zd के बराबर है। कैसे हम जानते हैं, फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस n। n क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते होगे आप। प्लस Zd का मतलब प्रोटॉन और माइनस Zd का मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो उस पर चार्ज क्या आएगा प्लस Zd आएगा। तो मैंने जो प्लस Zd है उसको क्या लिख लिया Q1 लिख लिया। तो दोबारा पढ़ें स्टेटमेंट को, देखें एक मिनट के लिए। एन अर्ली मॉडल, शुरू में जो मॉडल आए थे जैसे थॉमसन मॉडल आया था, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया था, तो थॉमसन मॉडल जैसी बात कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम, शुरू में जो एटम मॉडल थे आपके, कंसिडर्ड इट टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Zd, यानी कि पॉइंट न्यूक्लियस है उस पर जो चार्ज है कितना बताइए Zd चार्ज है। ओके, सराउंडेड बाई ए यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू द रेडियस r। सुन लीजिए, रेडियस r तक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है किसकी, नेगेटिव चार्ज की। तो मान लीजिए कि जो Q2 है आपके पास वो क्या बताइए माइनस Zd। ओके, तो Q1 तो चार्ज क्या है बताइए प्लस Zd, किसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर, और Q2 जो चार्ज है माइनस Zd वो किसके ऊपर है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। लेकिन ध्यान रखें जो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेडियस r तक है। आजकल जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो रेडियस r तक है। अगर आपको डेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन्स की तो कैसे निकालेंगे, डेंसिटी क्या होती है चार्ज बाई वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज Q2 है तो Q2 बाई V आ जाएगा। डेंसिटी कौन सी है, ये चार्ज डेंसिटी है, मास डेंसिटी नहीं है ये। चार्ज डेंसिटी क्या होती है चार्ज बाई वॉल्यूम। व्हाट इज Q2 माइनस Zd। और एटम की शेप कैसी होती है स्फेरिकल, और स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई। इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वो किस रेडियस तक है कैपिटल R तक है, तो क्या होगा 4πr3। इक्वेशन नंबर 1। ओके बेटा, दोबारा पढ़े क्वेश्चन को, बार बार क्वेश्चन के ऊपर स्ट्रेस दें आप। देखें एक मिनट के लिए कि एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम, शुरू में जो एटम मॉडल आए थे, considered it to have a positively charged point nucleus of charge Ze। पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस है, कितना चार्ज है उसके ऊपर Zd चार्ज है। तो Q1 क्या मान लिया Zd मान लिया। सराउंडेड, घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय ए यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू द रेडियस r। रेडियस r तक जो है वो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है। ओके, द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। पता है सभी को कि एटम एज ए होल क्या होता है न्यूट्रल होता है। जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो होल एटम इज ए न्यूट्रल। फॉर दिस मॉडल, देखिए लास्ट पॉइंट है, फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट ए डिस्टेंस r, और r का पता ही नहीं।
तो आर क्या हो सकती है, सोचें, दिमाग लगाइए कि आर क्या हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको एट ए डिस्टेंस आर। कैपिटल आर का तो पता है हमें, ओरिजिन से लेकर जहां तक एटम है वहां तक की आपके जो रेडियस है कितना है, आर है, वहां तक आपका इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अब स्मॉल आर हम कहां से लेके आए, तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये जो आर डिस्टेंस है ये इस एटम के अंदर हो सकती है, जहां तक गॉसियन सरफेस है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वहां तक हो सकती है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए Q1 Zi, और पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां तक है मान लीजिए, तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते थे, याद हो आपको, गॉसियन सरफेस बोलते थे। तो गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो आपका आर हो सकता है, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालनी पड़ सकती है जहां तक ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का गॉसियन सरफेस है। ध्यान दे, जहां तक ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का गॉसियन सरफेस है वहां तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ सकती है। वो रेडियस क्या मान लिया हमने, आर, और ऐसे पॉइंट को हमने मान लिया पी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ सकती है आउटसाइड द एटम। मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास पी डैश है, तो दो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ सकती है। एक तो जहां तक पॉजिटिव चार्ज का गॉसियन सरफेस है, नेगेटिव का नहीं, पॉजिटिव का, क्योंकि नेगेटिव तो थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी बताएंगे बाद में आपको नेगेटिव के बारे में। फिलहाल ध्यान रखें कि ये जो डिस्टेंस आर हो सकती है ये पॉजिटिव चार्ज के कारण जो गॉसियन सरफेस बना है किस रेडियस तक, आर, यानी कि जहां तक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है वो क्या रेडियस है, आर। तो उस रेडियस तक भी आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। दूसरा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे निकाल सकते हो, और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो आउटसाइड पे। जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस पे होगी वही आउटसाइड होगी, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, आउटसाइड ले रहे हैं। सिर्फ केस सरफेस का केस हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। क्यों नहीं ले रहे हैं 2 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो दो केसेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक तो पॉइंट पी पे निकालेंगे यानी कि जहां तक गॉसियन सरफेस है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हम निकालेंगे पी डैश पे यानी कि आउटसाइड द एटम, जहां पर दोनों की डेंसिटी है, पॉजिटिव की भी और नेगेटिव की भी। अकेला नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखें, अकेला नेगेटिव नहीं है, अकेला पॉजिटिव तो है, ओरिजिन पे अकेला पॉजिटिव तो है, लेकिन ओरिजिन पे अकेला नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट है, इसलिए नेगेटिव का गॉसियन सरफेस नहीं बनेगा, सिर्फ किसका बनेगा, पॉजिटिव का बनेगा गॉसियन सरफेस। तो पॉजिटिव चार्ज तक का जो गॉसियन सरफेस है वो इस रेडियस तक है, मान लीजिए आर तक। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक तो पी पॉइंट के ऊपर, दूसरा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आउटसाइड द एटम, ठीक है। तो दो पॉइंट कौन कौन से बताइए, पी और पी डैश। ये डिस्टेंस क्या मान ली, आर, तो ये भी आपको आर ही माननी पड़ेगी। दोनों अलग अलग डिस्टेंस हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हो क्या कहता है, फॉर दिस मॉडल what is the electric field at a distance r, and r may be inside the atom and r may be outside the atom। inside कौन सी लेंगे डिस्टेंस हम, जहां तक पॉजिटिव चार्ज का गॉसियन सरफेस होगा उसका रेडियस लेंगे, और आउटसाइड क्या लेंगे, दोनों का इफेक्ट होगा जहां पर। तो p डैश पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और p पे निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए 1 मिनट के लिए। तो बेटा पहला केस मैं लिख रहा हूं यहां, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी डैश। ओके, अब P डैश के ऊपर जो नेट चार्ज है QP मान लिया आपने, P डैश के ऊपर P डैश के ऊपर जो नेट चार्ज है बेटा क्या मान लिया उसको हमने, QP डैश, किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2। क्यों, आउटसाइड हो या सरफेस पे हो, आउटसाइड हो या सरफेस पे हो, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों चार्ज के कारण होगी, एक के कारण नहीं होगी। तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ड्यू टू बोथ चार्जेज होगी, ड्यू टू सिंगल चार्ज नहीं होगी, ध्यान रखना। क्योंकि इस पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का भी डिस्ट्रीब्यूशन है और नेगेटिव का भी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आउटसाइड जो होगा वो दोनों का इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी। मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, आउटसाइड, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि एटम के आउटसाइड पे जो नेट चार्ज अगर आप निकालोगे तो वो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी है और नेगेटिव का डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो जो नेट चार्ज होगा P डैश पॉइंट के ऊपर वो क्या होगा आपका, 0 होगा। क्यों, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव। और वैसे भी लिखा हुआ है इसमें कि एटम एज ए होल क्या है, न्यूट्रल है। तो जो नेट चार्ज होगा
कहाँ पर, पी डैश के ऊपर, पी डैश के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, कंबाइंड इफेक्ट होगा Q1 प्लस Q2, यानी कि न्यूक्लियस के कारण जो चार्ज है और जो आपके नेगेटिव चार्ज है उसके कारण जो चार्ज है आपके, ठीक है। तो व्हाट इज Q1 Ze एंड व्हाट इज Q2 माइनस Ze, Q1 ड्यू टू न्यूक्लियस एंड Q2 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा बताएं आप, Ze माइनस Zd कट जाएगा, तो नेट चार्ज क्या होगा पी डैश पे, 0 होगा। सरफेस पे भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो भी आउटसाइड काउंट होगा, तो सरफेस भी आउटसाइड काउंट होगा, और किसी पॉइंट पे ले लें वो भी आउटसाइड काउंट होगा, ठीक है। तो आउटसाइड जो है नेट चार्ज क्या होगा, 0। अगर नेट चार्ज 0 होगा तो पी डैश के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो पहला केस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड द एटम, हमारे पास डिस्टेंस r दी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि r है कहाँ, तो r आपको खुद सपोज करनी पड़ेगी। एक तो r आपको सपोज करनी पड़ेगी जहां तक पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस है उसका गॉसियन सरफेस है, और दूसरा r आपको सपोज करनी पड़ेगी ऑन द सरफेस ऑफ द एटम या फिर आउटसाइड द एटम, ठीक है। और आउटसाइड हो या ऑन द सरफेस हो, जो नेट चार्ज है वो कंबाइंड इफेक्ट होगा किसका, न्यूक्लियस का और नेगेटिव चार्ज का, यानी कि Zd और माइनस Zd, तो नेट चार्ज क्या होगा, 0। तो अगर आउटसाइड नेट चार्ज 0 है, यानी कि पी डैश पॉइंट के ऊपर नेट चार्ज 0 है, तो पी डैश पॉइंट के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगी आपकी, 0 होगी। ओके बेटा, अब देखें आप, अब पी पॉइंट पे देखें आप, सेकंड देखें केस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। पी को मैं थोड़ा सा बाहर यहां बना रहा हूं, देखिए इधर, यहां पे बना रहा हूं थोड़ा सा इधर, Ze और ये रेडियस बेटा r, ठीक है। तो नेट चार्ज क्या होगा पी पॉइंट के ऊपर, एक तो Q1 तो होगा ही होगा, ध्यान दें एक मिनट के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप समझ गए तो बहुत बड़ी बात होगी आज आपके लिए। नेट चार्ज जो होगा पी पॉइंट के ऊपर वो Q1 तो होगा ही होगा, प्लस जहां तक इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि चार्ज ड्यू टू दैट डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज ड्यू टू दैट डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, वो मान लिया Q1 डैश। तो ये तो आपके पास ओरिजिन पे तो Q1, और जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो क्या मान लिया, Q1 डैश मान लिया। ओके, तो नेट चार्ज, ध्यान दें आपके लिए, ध्यान दें आप कि जो नेट चार्ज होगा पी पॉइंट पे, बेटा आउटसाइड तो क्या था कि जितनी डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की है उतनी नेगेटिव चार्ज की है, तो 0 हो जाएंगे आपके पास। लेकिन पी पॉइंट के ऊपर जो नेट चार्ज होगा, एक तो होगा ड्यू टू न्यूक्लियस Q1, दूसरा उस न्यूक्लियस के कारण, उस चार्ज के कारण जो गॉसियन सरफेस बना है वहां तक की डेंसिटी, वहां तक का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि दैट चार्ज इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन, दैट चार्ज इज ड्यू टू द डेंसिटी, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं बताइए, डेंसिटी क्या होती है बताइए, व्हाट इज डेंसिटी, चार्ज बाय वॉल्यूम। तो चार्ज कौन सा, Q1 डैश, तो Q1 डैश क्या होगा बताइए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो व्हाट इज Q1 डैश, डेंसिटी इनटू व्हाट इज वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब। क्यों, क्योंकि यहां तक का जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल r है। तो ये Q1 डैश अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कैसे, व्हाट इज QP, चार्ज किस पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर। P पॉइंट के ऊपर चार्ज क्या है, एक तो Zd है, ओके, क्या है चार्ज, एक तो Zd, यानी कि Q1 प्लस Q1 डैश, व्हाट इज Q1 डैश, चार्ज ड्यू टू दैट डेंसिटी, यानी कि चार्ज ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो सेकंड जो चार्ज आपने लिया है Q1 डैश, वो क्या है, चार्ज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डेंसिटी ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो वो क्या होगा, Q1 डैश होगा। एंड व्हाट इज Q1 डैश, रो इंटू 4/3, साथ साथ नोट करें बेटा, पाई r क्यूब। ओके, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, QP आ जाएगा। दोबारा देखें, चार्ज एट पॉइंट P पर जो चार्ज है वो क्या होगा, कंबाइंड इफेक्ट होगा, एक तो ड्यू टू न्यूक्लियस क्या होगा, Zd होगा, प्लस चार्ज ड्यू टू द डेंसिटी, कौन सी, ऑफ गॉसियन सरफेस, जहां तक उसकी डेंसिटी होगी उसका इफेक्ट होगा, वहां तक का जो चार्ज है वो हम लेंगे Q1 डैश लेंगे, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये किस्म से। तो चार्ज ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ द गॉसियन सरफेस, और डेंसिटी की टर्म में चार्ज क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। पाई r क्यूब क्यों लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम आपका स्फेरिकल शेप का है ये, ठीक है। तो रेडियस कौन सा लेंगे यहाँ पर, स्मॉल r लेंगे ये, तो आपके पास क्या आ जाएगा, Zd प्लस ये आ जाएगा। अब आगे देखें आप, अब आप मेरे को ये बताएं
इस रेडियस तक क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब आधे बच्चे कहेंगे नहीं है, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है सराउंडेड बाय द यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू द रेडियस r। तो यहीं से लेकर रेडियस r तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? नेगेटिव चार्ज का भी। तो हमें किसी न किसी तरीके से स्मॉल r और कैपिटल R को रिलेट करना पड़ेगा, तभी आपके पास नेट चार्ज आएगा। ओके, समझ गए अब तो आप सारे? अब तो मेरे ख्याल समझ गए होंगे आप। ये जो आपके पास हमने QP लिया है, ये क्या है? Q1 प्लस Q1 डैश है, लेकिन इसी रीजन के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है। तो हमें किसी न किसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो रेडियस है उसको आपस में रिलेट करना पड़ेगा, तभी नेट चार्ज आ पाएगा आपका P पॉइंट के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें इधर। तो नेट चार्ज होगा P पॉइंट के ऊपर Q1 प्लस Q1 डैश। ये तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यहाँ तक टेंशन ना करें, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। अब आगे पढ़िए लाइन कि जो आपके पॉजिटिव चार्ज थे, दीज आर सराउंडेड बाय ए यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू द रेडियस r। तो अप टू द रेडियस r तक भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को कैसे रिलेट किया जाए, कैसे इकट्ठा किया जाए पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी के साथ? तो कैसे करेंगे? ये जो आपके पास डेंसिटी आई थी नेगेटिव चार्ज की रो, इस डेंसिटी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगी स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में। तो नेट चार्ज आपका तभी आ पाएगा जब हम इस डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो आप इसको पुट करें। कहीं भी दिक्कत आए तो आप वीडियो को देखें दोबारा। ZE प्लस रो। अब रो की वैल्यू ये तो डेंसिटी किसकी है? पॉजिटिव चार्ज की। लेकिन वहां से डेंसिटी उठाएंगे हम नेगेटिव चार्ज की। क्यों? क्योंकि हमें रिलेशन निकालनी है किसमें? स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में। तो रिलेशन निकालने के लिए इस रो की वैल्यू पुट करें। क्या होती है? -3ZE। रो की वैल्यू क्या बताइए बेटा? -3ZE अपॉन 4 पाई कैपिटल R क्यूब। ध्यान रखें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का क्या था? रेडियस कैपिटल R क्यूब। डेंसिटी आपने पुट कर दी इंटू ये पुट करें तो रो की वैल्यू क्या है बेटा? -3ZE अपॉन 4 पाई R क्यूब इंटू क्या बचेगा? ये 4/3 पाई R क्यूब। ओके, अब इसको आप सॉल्व करें। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो बताएं हमारे पास की जो नेट चार्ज है वो क्या बचेगा? बताएं आप। ZE माइनस ZE। ओके, और R की पावर 3 अपॉन कैपिटल R क्यूब। तो ये आपका नेट चार्ज आएगा किस पॉइंट के ऊपर? P पॉइंट के ऊपर। अब सिंपल सी बात है, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अगर आपको चार्ज का पता है तो फील्ड भी पता है। अगर आपको याद हो P डैश पॉइंट के ऊपर नेट चार्ज क्या था? 0। P डैश के ऊपर नेट चार्ज 0 था तो फील्ड भी क्या थी? 0। P के ऊपर नेट चार्ज ये है, तो यहाँ पर क्या निकालनी है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड? बताएं आप। P पॉइंट के ऊपर फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। P तक का रेडियस स्मॉल r। QP की वैल्यू ये पुट करें आप। QP की वैल्यू ये पुट करें तो क्या आएगा बताएं आप? ZE माइनस ZE बोलें R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, और नीचे क्या आएगा बताइए? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा? R स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी आप इसको छोड़ सकते हो, फर्दर सोल्व करना हो तो फर्दर सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो कर दें सोल्व फर्दर। देखें एक मिनट के लिए। EP इन दोनों में ZE कॉमन आएगा। ओके, तो अंदर क्या रहेगा बताइए? 1 माइनस R क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब। ओके, और नीचे क्या बचेगा बताएं आप? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ओके बेटा, यहाँ से फिर आप कॉमन लें। क्या कॉमन लोगे यहाँ से? R क्यूब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? कैपिटल R क्यूब माइनस क्या होगा? स्मॉल r क्यूब, और नीचे वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। एंड द लास्ट वन स्टेप इज ZE कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। ये R स्क्वायर नीचे R क्यूब नीचे आ जाएगा, ये R क्यूब इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा बताइए? R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से R क्यूब आपका LCM आएगा तो ये नीचे ही तो आएगा, और कहाँ आएगा आपके पास। ठीक है, तो आप करें सॉल्व इसको। लास्ट है, इसको करें मल्टीप्लाई ऊपर। ZE
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा आपके पास, क्या बाहर आ जाएगा, जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया, आर की पावर 3 और आर स्क्वायर, आर की पावर 3 और आर स्क्वायर, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, आर की पावर 3 से आर की पावर 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस इस आर की पावर 3 के नीचे भी क्या आएगा, आर क्यूब और आर स्क्वायर आएगा, ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आर अपॉन आर क्यूब, आर अपॉन आर क्यूब। तो ये आपका आंसर, ये देखिए इधर, ये आंसर आपका पहले लिखा हुआ था मैंने, ये सिंपली आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, इससे पहले भी छोड़ सकते थे, लेकिन कंप्लीट सॉल्व करें अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपके लिए। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो इस वीडियो को दोबारा देखें, इस लेक्चर को दोबारा देखें, इस न्यूमेरिकल को दोबारा करें, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है, फॉर द न्यूमेरिकल 6th। तो सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक फॉर द न्यूमेरिकल 6th। Welcome students once again for the last session and last numerical for you, that is numerical number 6th। ध्यान से नोट करें इसको, लास्ट न्यूमेरिकल, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे सेशन को। देखें एक मिनट के लिए, ए होलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है बेटा आपके पास और उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पैरामीटर्स को आप साथ साथ लिखते रहें ताकि दिक्कत ना आए। तो लेंथ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x से, और x कितनी है बेटा 1 मीटर, ओके। ए होलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंड्रिकल बॉक्स का जो ये पार्ट है, ये जो क्रॉस सेक्शन होता है, इट बिहेव्स लाइक ए सर्कल। तो इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है, ये वाला, ये बेटा S मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है S आपके पास, वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। आगे देखें, इज प्लेस्ड इन ए 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक 3D पिक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग इसको प्लेस किया गया है, दिखाया गया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाई 50 xi, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन के अलोंग दी गई है 50 xi। सीधी सी बात है कि I का मतलब x एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर डिफाइन किया गया है किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग, ओके। यू हैव टू फाइंड नेट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है टोटल। यू हैव टू फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालना है आपको, नेट फ्लक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहला आपका जो आंसर है वो निकालना है नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालना है। और टोटल फ्लक्स जो होता है वो कंबाइंड इफेक्ट होता है किसका, नेट फ्लक्स का और किसका, राइट फ्लक्स का, ओके। तो यहाँ पर हम 2 फ्लक्स निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, पहले लेफ्ट फेस का फिर राइट फेस का, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो यू हैव टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखें एक मिनट के लिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इसके लेफ्ट फेस की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेटा फॉर्मूला पता है सभी को, क्या होता है, ई एस कोस थीटा, ई डॉट एस होता है, ई डॉट एस का मतलब ई एस कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, ओरिजिन से अवे है। लेफ्ट फेस की बात करें, ये लेफ्ट फेस है, ये लेफ्ट फेस है, और ये राइट फेस है। तो लेफ्ट फेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, उसमें जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, साफ लिखा हुआ है 50 xi। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगी, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो लेफ्ट फेस का लेफ्ट की तरफ होगा, राइट फेस का राइट की तरफ होगा, क्योंकि हम लेफ्ट का फ्लक्स निकाल रहे हैं। इस टाइम हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं वो लेफ्ट फेस का निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट फेस के अंदर जो आपका एरिया वेक्टर होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपस में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। तो जो एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा एस वेक्टर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। कितना एंगल होगा, 180। तो वैल्यू पुट करें सभी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई एक्स पता है आपको, ई एक्स का मतलब 50x। तो ई मत लिखें आप इसको, डायरेक्ट लिखें 50x लिखें आप इसको 50x। आई लिखने की जरूरत नहीं है, आई का मतलब एक्स एक्सिस। तो ई की वैल्यू 50x इंटू एस इंटू कॉस 180,
व्हाट इज cos 180 बेटा -1, तो जो लेफ्ट फ्लक्स आ जाएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा -50, और लेफ्ट फेस की जो डिस्टेंस है बेटा, लेफ्ट फेस की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1 मीटर। सारे पैरामीटर हम कहां से मेजर करते हैं, ओरिजिन से, रेफरेंस पॉइंट से, तो ये रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, तो 50 × 1 × s, व्हाट इज s 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 के अगर आप मीटर बनाओगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगा -4, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा लेफ्ट फ्लक्स आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपके पास आ जाएगा। इसको मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब राइट साइड का कैसे निकालेंगे, देखें इधर, ये तो लेफ्ट फेस का था, राइट का देखो कैसे निकालेंगे आप, राइट फेस वही दोबारा से ES cos थीटा। राइट में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे बेटा। लेफ्ट में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में अपोजिट थे। राइट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, कितना एंगल होगा 0 डिग्री। वैल्यू पुट करें आप, E के स्थान पर वही 50x, S वही, और cos बेटा कितना 0 डिग्री। आगे देखें आप 50। अब हम बात कर रहे हैं राइट की, पैरामीटर सारे कहां से मापे जाएंगे, बताया था ओरिजिन से, तो ओरिजिन से लेकर ये डिस्टेंस 1, सिलेंड्रिकल कॉलम की लेंथ 1, तो जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से लेकर राइट फेस तक की वो कितनी होगी 1 और 1 2 मीटर हो जाएगी। यहां पर x1 था, यहां पर x2 आ जाएगा इंटू 2। s वही है, s कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 × 10 की पावर -4, तो बेटा ये आ जाएगा राइट फ्लक्स आ जाएगा। cos 0 कितना होता है 1, तो ये पॉजिटिव फ्लक्स आएगा, ये नेगेटिव फ्लक्स आएगा। तो आपको क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो टोटल में आप लेफ्ट का और राइट का दोनों फ्लक्स आप जोड़ दोगे, ठीक है, दोनों आप ऐड कर लोगे ना, तो दोनों आप जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ओके, एंड द लास्ट वन इज, फर्स्ट तो क्या था बेटा, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंड्रिकल कॉलम, और सेकंड क्या है बेटा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, चार्ज निकालना है आपको। तो पता ही है सभी को, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q बाई क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट। तो Q क्या आ जाएगा बताइए आपके पास, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फाई कौन सा होगा, जो टोटल फ्लक्स आया था वो आपको लेना है। ठीक है, लेफ्ट का नहीं पूछ रखा, राइट का नहीं पूछ रखा, क्या पूछ रखा है, सिर्फ चार्ज पूछ रखा है इनक्लोज्ड बाय द सिलेंड्रिकल कॉलम। इसका मतलब टोटल चार्ज निकालना है। अगर टोटल चार्ज आप निकालोगे तो सीधी सी बात है कि जो टोटल फ्लक्स भी आप लेके चलोगे, तो एक चेंज आपको इसके अंदर करना है कि Q क्या आएगा, फाई n का मतलब टोटल इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट करें, टोटल फ्लक्स जो आपके पास आया था फर्स्ट में, वहां से इसकी वैल्यू पुट करें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे। तो ये बेटा आपके न्यूमेरिकल्स थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल थे। उम्मीद करता हूँ कि सारे न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे से नोट डाउन किए होंगे, अपनी फेयर नोटबुक में नोट किए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था ये न्यूमेरिकल्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स का। तो इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, लेक्चर नंबर 14, उसमें मैं न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, न्यूमेरिकल पार्ट ही लेके आऊँगा आपके, किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा, आप उसको भी ध्यान से नोट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो बेटा, आप उसको रिवाइंड करें, दोबारा देखें, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे काम करेंगे, आगे भी आप करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलते हैं आपसे, सी यू वेरी वेरी सून।